सभी को नमस्कार। आज इस पोस्ट बजट और जिला हिसार की पत्रकार वार्ता में हमारे बीच में हमारी बहुत ही आदरणीय बहन जिला अध्यक्ष आशा खेदर जी, हमारे जिले के प्रभारी राजेंद्र सपरा जी, हमारे मीडिया प्रभारी सुरेश धूपवाला जी, जिला टोली के जो बजट की टोली बनाई है उनके संयोजक अशोक मित्तल जी और मेरे साथ प्रदेश टोली के सह संयोजक रामचंद्र गुप्ता जी। मैं इस पत्रकार वार्ता में आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये जो बजट इस देश की स्वतंत्रता के बाद इसको हम 80वां बजट कहेंगे, यानी कि इससे पहले 79 बजट हो चुके और ये बजट भारतीय जनता पार्टी सरकार का 12वां बजट है। आदरणीय इस देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में ये बजट पेश किया गया और ये हमारी बहन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। देखिए, ये बजट जो है ये सिटअप पॉलिसी को हटाकर स्टैंड अप पॉलिसी को लाने वाला बजट है। ये बजट आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बजट है। ये बजट भारत को विकसित देशों में लाने वाला बजट है। ये बजट स्वास्थ्य के बारे में, स्वच्छता के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में और हर वर्ग के, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान भाई हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो कोई भी हो, हर वर्ग को छू लेने वाला, देश का विकास करने वाला बजट है। सबसे पहले अपन बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की, राष्ट्रीय जो घाटा होता है उसकी बात करें। अगर हम पहले इतिहास में जाएंगे 2013-14 या उससे पहले जो कांग्रेस की सरकारें रही, केवल अटल जी की सरकार को छोड़कर, उसमें हम जाएंगे तो उस समय ये फिस्कल डेफिसिट हुआ करता था 5%, 6%, 7% और 13-14 का भी 4.5%। लेकिन आज ये जो फिस्कल डेफिसिट है, आज का जो बजट प्रपोजल है, उसमें ये 4.3% है। अब हम ये कहेंगे कि भी 4.4 और 4.3 में क्या फर्क है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जीडीपी का 4.3% और 4.4% में 30,000 करोड़ का फर्क पड़ता है। अगर हम ये कहें कि 4.4% है और 4.3% है तो इसका मतलब 30,000 करोड़, इतने रुपए 0.1% में कम हो जाते हैं। और 30,000 करोड़ रुपए ये कम नहीं होते। मैं ग्रोथ रेट की बात करूं, 2013-14 में ग्रोथ रेट था 4.7%, आज का ग्रोथ रेट है 7.3%। और ये तो जब बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोविड-19 आया। मित्रों, कोविड-19 में हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 9% तक चला गया था। अब ये बड़ा विचित्र होनी को कौन टाल सकता है, यानी कि हमारा फिस्कल डेफिसिट 2020, 21, 22 में 9% से और इसको घटाकर 4.5, 4.4 और 4.3% लाया। तो मैं ये समझता हूं कि बजट को अच्छा बताने के लिए ये सबसे बेस्ट पैमाना है। जीडीपी की बात कर लें, 2013-14 में जो जीडीपी थी वो 80,000 करोड़ थी, नहीं 113 लाख करोड़ थी, 113 या 14 लाख करोड़ थी। आज की जीडीपी 300 लाख करोड़ है। तो इतना बढ़ोतरी होना, ग्रोथ रेट का बढ़ना, ये सब चीजें। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट तो एक किस्म से कर्जा होता है, पूरा घाटा होता है। रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो केवल उस साल का होता है, वो भी 13-14 में 3.5% था, आज वो 1.2 या 3% आ गया।
तो ये जो मैंने आपको आंकड़े बताए, ये आंकड़े इस बात को सिद्ध करते हैं कि हमारा जो बजट है ये प्रोग्रेसिव बजट है, ये भारत को वाइब्रेंट बनाने वाला बजट है, और जो मैंने आपको शब्द पहले यूज किए कि स्टैंड अप पॉलिसी वाला बजट है, और आत्मनिर्भर बनाने वाला बात है, विकसित भारत बनाने वाला बात। अब मैं पर्सनल कुछ मुद्दों पर आ जाता हूं। जैसे हरियाणा को क्या दिया? हरियाणा को इस बजट में वित्त मंत्री जी ने यह कहा कि 15 आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, उनकी डेवलपमेंट के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। और उनमें से एक जो है, जो हमारे हिसार में, अब तो वो हाँसी में चला गया, राखी गढ़ी। अब राखी गढ़ी हमारी प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है, बहुत पुरानी सभ्यता है, और वहां खुदाई भी चल रही है। अभी कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर एक भवन का भी उद्घाटन किया, और उस भवन में अनेक कमरे हैं, रहने की व्यवस्था है। राखी गढ़ी को देखने के लिए देश से और विदेश से अनेक यात्री उसको स्टडी करने के लिए आते हैं। तो उनकी ठीक से व्यवस्था राखी गढ़ी में हो जाए। और राखी गढ़ी में खुदाई चल रही है, खुदाई में कंकाल निकल रहे हैं, अलग अलग तरह की जो पहले दीवारें निकल रही हैं, वो दीवारें अलग अलग समय बताती हैं कि कौन सा पोर्शन किस समय का था, कौन सा किसका था। अच्छा, उसको देखने के लिए हरियाणा सरकार ने एक कॉरिडोर बनाया है। उस कॉरिडोर पर जो टूरिस्ट हैं वो आकर उसका अच्छी तरह से अवलोकन कर सकते हैं। और इसके लिए वित्त मंत्री जी ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। दूसरी बात, कनेक्टिविटी के लिए, चाहे वो बॉर्डर से कनेक्टिविटी हो, चाहे वो आपस में इंटरस्टेट कनेक्टिविटी हो, बड़े बड़े शहरों की कनेक्टिविटी हो, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तैयार करने की बात करी। तीसरी बात, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसको पूंजीगत व्यय कहते हैं, 54 लाख करोड़ का बजट है ये। 54 लाख करोड़ के बजट में 12.2%, यानी कि लगभग 7 लाख करोड़ रुपया ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि मैं समझता हूं कि आज तक का जो बजट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना किसी भी देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। और उसको हम जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी नहीं मानते, वो तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। उस इन्वेस्टमेंट में और लगभग 6 या 7%, 12% का, 12.2% का जो अमाउंट छोड़ा है, ये इतना अमाउंट पहले कभी भी नहीं छोड़ा। इसमें हम दुनिया भर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स है, कनेक्टिविटी है, ये सब चीजें बनाएंगे। इसका मैं फिर दोबारा कहता हूं, ये केपेक्स जिसको हम कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें 12.2 लाख करोड़ का इसमें प्रोविजन किया गया। फिर मेडिकल टूरिज्म, 5 बड़े हब मेडिकल में, और तो और जो हमारी हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति है, आयुर्वेदिक, 3 एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज के 3 इंस्टीट्यूट, उनको भी खोलने का प्रावधान किया गया है। मेंटल और ट्रॉमा, इसके बारे में विशेष ध्यान रख के और इसको बढ़ावा देने की बात की है। 17 मेडिसिन उनको ड्यूटी से फ्री कर दिया, जो कि बड़ी जरूरी मेडिसिन थी, इमरजेंसी की मेडिसिन थी, कैंसर की मेडिसिन में बड़ा हमने ड्यूटी को कम करने की बात की है। और विकसित भारत बनाने के लिए एक 1.51 लाख करोड़, यानी कि 1.5 लाख करोड़ का प्रोविजन किया गया है। अब विकसित भारत के लिए भी मैं आपको बता दूं, मैंने पहले इसका जिक्र करना चाहिए था, कि पर कैपिटा इनकम 2013-14 में पर कैपिटा इनकम थी 83,000 रुपए। आज 2025-26 में पर कैपिटल इनकम जो है वो 2,70,000 रुपए हो गई। लेकिन विकसित भारत के लिए ये इनकम लगभग 13-14 लाख रुपए प्रति व्यक्ति होनी चाहिए। आज हम
3 लाख प्रति व्यक्ति पर हैं। जब तक ये 14-15 लाख नहीं होगी, हम विकसित भारत नहीं बना पाएंगे। आज अमेरिका की जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 85 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, यानी कि $90,000, और इंडिया की जो पीसीआई है पर कैपिटा इनकम है वो $3,000 है। लेकिन विकसित भारत के लिए ये कम से कम $15,000 होनी चाहिए। ये मैंने रुपयों में भी बताया, मैंने डॉलर्स में भी बताया। आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने ये कहा है कि एमएसएमई, जो मध्यम उद्योग हैं और जो छोटे उद्योग हैं, उनको सशक्त और विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बजट में प्रोविजन किया है। महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो पहले चल रहा है, यानी कि गांव में 8-8, 10-10 महिलाएं आपस में ग्रुप बनाती हैं, आपस में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करती हैं, फिर जिसको जरूरत होता है वो उस पैसे को उठाकर उससे व्यापार करती हैं। लखपति दीदी, और हर जिले में बेटियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल खोलने का जो प्रोविजन किया है, इससे हमारी जो बेटियां हैं हर जिले में, हिंदुस्तान के हर जिले में छात्रावास लड़कियों के लिए होगा। तो ये एक बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बजट में किया है। इनकम टैक्स में जैसा कि पहले था 5%, 4 से 8 लाख में, 8 से 10 में, 8 से 12 में 15%, और ऐसे 20%, 25%, 30% की जो स्लैब थी, इसमें काफी चीजों में जो टीडीएस है और जो अन्य जिसमें हम सुधार कर सकते थे, उन नियमों में काफी बदलाव करने का संकेत निर्मला सीतारमण जी ने इसमें दिया है। किसानों के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एक पीएम धन धान्य प्रपोजल है, उसका जिक्र किया है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात की है, नेचुरल फार्मिंग की बात की है। मैं अभी कल डुमारा गांव में गया हुआ था, वहाँ के जो गुजरात के ऑनरेबल गवर्नर आए हुए थे, और जो नेचुरल फार्मिंग कहते हैं कि जो जैविक खेती और रासायनिक खेती और नेचुरल खेती में कम लागत आती है और उत्पादन अधिक होता है। अगर हम सब लोग नेचुरल फार्मिंग में आ जाएं, उन्होंने बताया कि आज 40 लाख से ज्यादा किसान नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का आह्वान किया है कि इस पर विश्वास कैसे करें। वो कहते हैं कि आपके पास मान लो 10 एकड़ जमीन है, तो आप पहले 1 एकड़ में नेचुरल खेती कर लो। अगर आपको लगे, मैंने वहां ये प्रश्न किया आचार्य देवव्रत जी से, कि अगर हम नेचुरल खेती करेंगे तो उत्पादन नहीं होगा, हमारे किसान भूखे मर जाएंगे। आप अच्छी क्वालिटी, नो डाउट के नेचुरल जो फार्मिंग है वो अच्छी है, लेकिन एक समय था जब हम अमेरिका से अनाज को आयात करते थे उसका, और अमेरिका अपने मन पे माने पैसे करते थे। लेकिन अब हमने जो खेती की, एक रूटीन की जो खेती की, उसमें चावल का और गेहूं का हमने उत्पादन बहुत ज्यादा किया, और आज हम अनाज को बाहर भेजते हैं। आज हम इस स्थिति में आ गए। लेकिन इस अनाज में, इसमें कोई शक नहीं, ये रासायनिक खाद, ये डीएपी और जो यूरिया है और जो कीटनाशक हैं, इससे वो उसकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं होती। लेकिन उन्होंने बताया, और मोदी जी ने भी ये कहा, कि अगर हम नेचुरल खेती करेंगे, और इसका जो प्रमाण है वो ये है कि आपके पास 10 एकड़ की जमीन है तो आप पहले 1 एकड़ में कर दो, और 1 एकड़ में आपको अगर अच्छी फसल मिलती है तो आप 10 के 10 एकड़ में करो। आचार्यवर्त जी के पास कुरुक्षेत्र में गुरुकुल है, वहां उनकी 180 एकड़ जमीन है। वो 180 एकड़ की 180 एकड़ में नेचुरल खेती करते हैं। तो किसानों के लिए भी। और इसमें एक बात और बताई कि जो कोस्टल एरिया है, समुद्र के पास हैं, वहां पर नट्स, कैश्यूज, काजू, इनके बारे में और कोकोनट खेती के बारे में भी बढ़ावा देने का प्रावधान उन्होंने
किया है। और 20,000 से अधिक जो एनिमल साइंस का बढ़ावा देने के लिए पशु चिकित्सकों को भी ट्रेन करने का और उनको जॉब देने का प्रावधान इसमें किया गया है। साथ हाई स्पीड बता दिया। तो इस तरह से बहुत सी चीजों में इस बजट में सर्वांगीण उन्नति की बात, भारत की सर्वांगीण उन्नति हो, भारत विश्व गुरु बने, भारत सोने की चिड़िया बने, और इसमें गरीब का, महिलाओं का, स्टूडेंट्स का, किसानों का, सबका ख्याल रखा गया है। इतनी बात मैं कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। और आपने अगर कोई इसमें कोई क्वेरी अगर आप पिछली बार जैसे मुख्यमंत्री आए थे और सचिव में भी यहाँ पे किसानों से सलाह मशवरा की थी, राय ली गई थी, क्या उन बातों पे केंद्र सरकार तक पहुंचाई गई और उन्होंने नहीं, इसमें देखिए ये जो परंपरा है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। पिछली सरकार में जब आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे तो वो भी ये काम करते थे। मैंने यहाँ हिसार में भी एक जो प्री बजट सेशन करवाया था और केवल पूरे हरियाणा में एमएलए से भी सलाह लेना, किसानों से भी सलाह लेना, व्यापारियों से भी सलाह लेना, स्टूडेंट से भी सलाह लेना, ऐसे एकदम से पूरे हरियाणा में प्री बजट चर्चा का जो जितना इस दफा इस देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने किया, खुद घूम कर किया। यहाँ पर उन्होंने एचएयू में भी सभा की, चर्चा की बजट पे, प्री बजट पे, और जीजेयू में भी की, और ऐसे उन्होंने गुड़गांव में, फरीदाबाद में, सब जगह की। तो ये सब चर्चाएं ऐसे ही नहीं होती हैं, साथ में ऑफिसर जाते हैं, वो सब लोगों के एक एक सुझाव को नोट करते हैं और उनका कंसिडरेशन इसमें होता है और इन चीजों को ऊपर भी भेजा जाता है। हमारी सरकार गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल का जो सिद्धांत है उसको अडॉप्ट करती है। जी, एक दर्शक का सवाल है आपके लिए कि हरियाणा के लिए कुछ खास नहीं है, किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसानों के लिए मैंने आपको बताया, किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, पीएम धन धान्य प्रपोजल की बात की है, क्रॉप्स डाइवर्सिफिकेशन की बात की है, नेचुरल खेती की बात की है, और 20,000 एनिमल डॉक्टर्स की भी बात की है जो कि एनिमल्स के नस्ल में सुधार लाएंगे। वो एक किस्म से किसानों को ही फायदा करने वाली बात है। एमएसपी के बारे में, एमएसपी के बारे में मैंने आपको बताया ना कि इसके लिए जो प्रावधान किया वो 10,000 करोड़ रुपए लघु उद्योग और जो मध्यम उद्योग हैं उनको बढ़ाने के लिए, स्टैंड अप पॉलिसीज के लिए 10,000 करोड़ का बजट का प्रभाव है इसमें। एमएसपी की बात कर रहे हैं, किसानों की आय बढ़ाने के लिए। हाँ, नहीं, वो एमएसपी पहले से भी चल रही है हमारी, और उसमें आगे और बढ़ोतरी होगी। एमएसपी अगर चल रही है तो उसमें कानून क्यों नहीं बना देते, कानूनी जामा क्यों नहीं करते? एमएसपी जो अभी दी जा रही है, हाँ। वो एक लिमिटेड। देखिए, ये सब चीजें उस समय की जो परिस्थिति होती है उस पर निर्भर करती है। एकदम से कानून बनाने में वो चीज फिक्स हो जाएगी, इसके बारे में भी विचार किया जा सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज तक की, देश की आज़ादी से लेकर आज तक भी जितना हमने मुआवजा किसानों को दिया, हमने पहले तो 6,000 रुपये था, आज तो हम 25,000 रुपये तक दे रहे हैं। हमने उनको बीमा भी करवाने की बात की, बीमा स्पेशल फसलों का अलग अलग से भी उनको और भी ज़्यादा पैसा मिले। लेकिन सरकार भी उसको, जो पहला हमारा साल था उसमें 12,000 दिया था, अब तो ये लगभग 20,000 रुपये प्रति एकड़ हो गई। अच्छा, आपने राखी गड्डी का जिक्र किया। राखी गड्डी आपके सरकार के पहले प्लान में म्यूजियम का काम शुरू हुआ था, लगभग 10 साल तक ठप रहा, और उस प्लान से और अभी इस घोषणा तक कितना काम हुआ? काम ठप था पूरी तरह से? नहीं, काम देखिए, मैं बेनीवाल जी, मैं ये कहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले सीएम साहब आए और वो पूरा जो भवन बना, उस भवन को आप गए हैं क्या राखी? आपने वो भवन देखा होगा। हाँ, तो वो कितनी बड़ी उपलब्धि है, लोग वहां से आते थे। आज तो उनके लिए सड़क भी बड़ी अच्छी बना दी है, नहीं तो लोग वहां से आते थे, धक्के खाते पहुंचना ही बड़ा मुश्किल था। तो इन चीजों में, और इस चीज के, इस बजट में तो और स्पेशली 500 करोड़ रुपए राखी गढ़ी के लिए दिए उन्होंने।
14 साल में अभी जीवन में बताया नहीं, अभी आप जो भवन बना वो कोई एकदम में थोड़ी बन गया। वो पहले 60 साल में चीज नहीं हुई। हमने पहले पुरानी की बात है 2014 में। नहीं, हमने तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस समय 11 साल हरियाणा सरकार को और 12 साल प्रदेश देश की सरकार को, हमने जो 10 साल में 11 साल में 12 साल में किया और कोरोना के आने के बाद भी किया, तो पिछले तो 60 साल को आप कंपेयर करो ना। मैंने आपको जो आंकड़ा दिया है 2013-14 का और 2025-26 का दिया है। हिसार को अग्रवा से जोड़ने के लिए रेल लाइन की बात कर रही थी, हाँ। तो उसमें कहाँ तक प्रगति हुई? कुछ चीजें हैं, कई दफा जो फिजिबिलिटी नहीं होती, उतना लाभ नहीं होता। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि जो रेलवे स्टेशन हैं वो बड़ी बड़ी जगह भी 10-12 किलोमीटर 25 किलोमीटर होते हैं। आज हमने हिसार को महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा खोलकर अभी पूरी कनेक्टिविटी, आप कहेंगे कि जी अभी फॉरेन के जहाज नहीं उड़े, अभी अहमदाबाद के नहीं उड़े, लेकिन हमने एक ग्राउंड बनाया ना, और ग्राउंड बनाया तो यहाँ पर एयर शो भी हुआ और यहाँ पर मोदी जी भी उतरे। और किसके लिए? अग्रवाल जोड़ने के लिए पिछले दिनों चर्चा थी कि भी कुछ इसके लिए अलग। अब मुझे उसकी जानकारी मैं अभी तो नहीं आपको दे सकता। हाल ही में कई लोग शहीद होने की बातें सामने आई, हरियाणा में देखा भी गया था, उनके लिए भी कुछ पार्डन हाल ही में कई लोगों के शहीद होने की बातें भी सामने आई। शहीद होने की जी, और लोगों ने देखा भी हरियाणा में, तो क्या उनके लिए भी कोई लाभ जो है बजट? नहीं, उनके लिए पहले से, अगर हम पिछली सरकारों की तुलना में करें तो पहले शायद ये 50 लाख की थी, आज हम 1 करोड़ रुपया जो शहीद होता है उसको हम देने की, पूरी मैं आंकड़ा आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमने पहले तो बस्ता आता था। अटल जी की सरकार में उनका शव तिरंगे में लिपटकर पूरी फौज की सलामी के लिए, और वहां पर मंत्री, डीसी, एसपी और आसपास के 12-15 गांव के लोग इकट्ठे होकर, और उसकी शहीद की माता का जो सीना है, जो छाती है, वो फूल जाती थी और वो ये कहती थी कि मैं अपने दूसरे बेटे को भी भेजूंगी। किसी को गैस सिलेंडर, किसी को पेट्रोल की एजेंसी, उनको, हालांकि ये देकर हमने कोई एहसान नहीं किया। उन्होंने जो शहादत की उसकी बराबरी, उसकी पूर्ति तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमने पिछली सरकारों में तुलनात्मक अगर हम बात करेंगे तो हमने बहुत कुछ उनको देने का। व्यक्तिगत तौर पे आप बजट को 10 में से 2-3 नंबर दे पा रहे हैं या कितना नंबर दे? 10 में से 100 नंबर दे पा रहे हैं। अच्छा, कोरोना काल की आपने बात की, कोरोना काल के दौरान हिसार के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की चर्चा चली थी, कुछ मशीनें आई थी, कोरोना जैसे ही खत्म हुआ, बीमारी गई, क्या उन प्लांटों की या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रही? आज वो सारा नहीं, अब एकदम से तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अब उतना हम इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन उस दिशा में हमने काम किया है। काम ऐसे किया है कि हमने पॉलिसी को परिवर्तन किया है। पॉलिसी परिवर्तन का मतलब ये है कि आज हमने ये कहा है कि जो लोग बेसमेंट बनाते हैं उसमें ऑक्सीजन के पाइप डाल दें, चाहे जरूरत हो और चाहे ना हो, ताकि जरूरत पड़ने पर, या कभी भी 100 सालों में 10,000 सालों में कोई इस तरह की विपत्ति आती है तो उसके लिए जितनी जो बेसमेंट है उनमें ये पाइप अगर डाल दें तो जरूरत पड़ने पर तुरंत हम उनको कोरोना आइसोलेशन के या ऑक्सीजन सप्लाई करने के हॉस्पिटल्स वो बन सकते हैं। इस तरह का प्रयास हुआ है। तो सर, जो आज खबरें चल रही है कि अमेरिका ने 75% टैरिफ जो घटाया है, क्या लग रहा है उससे? नहीं, मैंने तो आज ही, जैसे आपने कहा, मैंने आज अखबार में पढ़ा कि ये जो भारतवर्ष की मोदी जी की कूटनीति है कि जिसकी वजह से उसने जो 50% टैरिफ किया था, अब वो 18% की बात करता है। कुछ शर्तों के साथ हैं? कुछ शर्तें लगा, शर्तें हो, 18 तो आ गया ना। वो शर्तें क्या हैं ये अभी मैं पूरी जानकारी आपको नहीं दे सकता, लेकिन जो आदमी ये कहने वाला कि मैं तो ये कम करूंगा नहीं, फलाना नहीं, दिखड़ा नहीं, और जो अकड़ में बात करता था, कहाँ गई उसकी अकड़? हमने इस बात पर उसको आइसोलेट किया, और न केवल भारत बल्कि दुनिया के देशों ने उसको बाहर किया। सर, एक हॉस्पिटल के बारे में कुछ चर्चा है कि टीबी हॉस्पिटल, टीबी की बीमारी एक खून की बीमारी है। ये टीबी हॉस्पिटल जब बना था, आपको याद होगा, ये शहर से बाहर था, नई अनाज मंडी में नहीं बची थी, कुछ भी नहीं था, शहर से बाहर था। तो टीबी हॉस्पिटल हमेशा शहर से बाहर होनी चाहिए, इसको दोबारा यहीं क्यों बनाया जा रहा है?
अगर इसके बजाय टीबी हॉस्पिटल बाहर चला जाए और यही एक्सटेंशन हमारे सिविल हॉस्पिटल को मिल जाए तो क्या समझावे? नहीं, मेरा तो जो इसके बारे में अब ये प्रश्न बजट से रिलेटेड नहीं है, हिसार का आ गया, आप हिसार के मुद्दे पर आ गए। तो हिसार पर मैंने तो 20 एकड़ जमीन जो है वो जो डीसीएम चौक है और जो एयरपोर्ट को चौक है उसके बीच में वहाँ चिन्हित किया कर उसको अप्रूव भी करवाया था। बस स्टैंड की 32 एकड़ जमीन को भी वहाँ अप्रूव करवाया था। डॉक्टर टीबी हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे हैं, टीबी हॉस्पिटल के शहर से बाहर नहीं होने चाहिए। नहीं, टीबी हॉस्पिटल बाहर, देखिए ये सब चीजें बैलेंस रखने वाली बात है। बहुत बाहर कर दें तो जनता वहां जाएगी नहीं। ये सब चीजें कई फैक्टर्स को देखकर अवेलेबिलिटी के ऊपर बीमारी खत्म होती जाएगी। आप केवल एक दूरी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आइसोलेशन हो तो दुनिया में ये सब चीजें शहरों के अंदर भी है। डॉक्टर साहब, प्रदेश अध्यक्ष की चर्चाएं लगातार चल रही है, क्या लगता है कब तक घोषणा होगी? नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे या पुराने को जिम्मेदारी? आपको क्यों चिंता है इस बात की? प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी तो हर 2 साल में 3 साल में बनाती है। कांग्रेस तो कई साल ना उनके जिला अध्यक्ष बनते, ना प्रदेश अध्यक्ष बनते, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते। बन जाएंगे और बनते ही आपको पता भी लग जाएगा। नहीं, अभी कांग्रेस वालों ने बना दिया है, वो कह रहे हैं भाजपा में खींचतान है इसलिए नहीं बन रहे। मनोहर लाल जी अलग बना रहे हैं और छाछ तो बोलने सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 36 छेद। आज पूछो भी कांग्रेस वालों से कितने सालों के बाद उन्होंने ये प्रदेश अध्यक्ष रो पीट के बनाया। उन्होंने जो अपोजिशन लीडर है 2 या 3 सेशन जा चुके, उसके बाद उन्होंने अपोजिशन लीडर बनाया। मतलब जो छलनी वाली बात छाछ के बारे में करें। डॉक्टर साहब, आपके कई बड़े प्रोजेक्ट हिसार में रहे हैं, लेकिन जब पूरा होते तो आप दिखाई नहीं देते, चर्चा का विषय बन जाता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। टाउन पार्क में, हाँ, टाउन पार्क में मैं उस दिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुबह फोन करके बता दिया था मुझे खांसी और बुखार हो गया था। मैं क्यों नहीं आता ये बताइए मुझे। आप सिंगल रीजन बताइए कि मैं वहां क्यों नहीं आता। मुझे इस बात का दुख है। मैंने बहन जी को फोन किया, मैंने कहा आप कर देना, मुझे बुखार हो गया, मैं नहीं आ सकता। बहुत सारे प्रोजेक्ट आपकी फाइल आपने बना रखी है। हाँ, वो इसलिए नहीं मान लीजिए, डॉक्टर को बुखार कैसे हो सकता है? नहीं, अब ये तो तो किसी बीच का तलबंदी का रास्ता है, इसको लेकर बहुत बड़े परेशान हैं, बार-बार बातें होती है। अभी भी कल भी नहीं, उसके बारे में मेरी उनसे क्या नाम जो एसीएस हैं, अभी ये जो फ्लाइट चली थी जो नंदेड़ साहब गई थी, उस समय श्रीमती सुमिता मिश्रा जी आई हुई थी। मैंने उनसे भी बात की थी। हमने उसका बाहर का रास्ता और वो सारा प्लान बनाकर भेज रखा है और वो अप्रूव होते ही काम हो जाएगा। तो मतलब देरी हो रही है, करेंगे, कोशिश करें। ठीक है जी, सभी का धन्यवाद।